हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा करंट अफेयर का रैपिड रिवीजन सेशन है, जहां पर हम फरवरी 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर को वन लाइनर में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। रिवीजन सेशन है क्योंकि इसकी डिटेलिंग पूरी मैंने आपको डेली करंट अफेयर में पढ़ाई थी। फरवरी में सारे करंट अफेयर हमने डिस्कस किए हैं। टॉप 100 करंट अफेयर जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, उनको यहां पर हम रिवाइज करेंगे आज के रैपिड रिवीजन सेशन में। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पीडीएफ की, वहां से आप इसका पीडीएफ कलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, डेली करंट अफेयर में मैं आपको ऑलमोस्ट सभी करंट अफेयर कवर करवाता हूं, तो अगर आप डेली करंट अफेयर नहीं देखते हैं तो मॉर्निंग में 6 बजे क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर वो आपको मिल जाता है, तो आप उसे भी देखा करिए। वहां पर डिटेलिंग में हम सारे करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। इसके अलावा ओवरऑल और डेप्थ में अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप करंट अफेयर 2026 के हमारे वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज को ज्वाइन कर लीजिए। आपको यहां पर 50 प्लस ई बुक मिल जाएगी करंट अफेयर की, मंथली और ईयरली। 200 से ज्यादा पीडीएफ मिल जाएगी, 500 से ज्यादा टेस्ट और क्विज मिल जाएंगे। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिनको जीएस में प्रॉब्लम आता है स्टैटिक पोर्शन में, वो हमारे 100 आवर जीएस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सबकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज के सेशन की लिंक भी आपको पीडीएफ की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, वहां से उसे ले लीजिएगा। हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2026 के टॉप इंपॉर्टेंट 100 करंट अफेयर यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। फरवरी 2026 में किन दो आर्द्र भूमियों को नए रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? तो फरवरी 2026 में दो रामसर साइट को मान्यता दी गई। दो वेटलैंड को इंडिया में रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई, पटना बर्ड सेंचुरी और एक है छारी ढांड। इनमें से पटना बर्ड सेंचुरी की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है वेटलैंड। इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना। पटना बर्ड सेंचुरी के नाम से बिहार लगा के मत आ जाना, ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। वहीं पर हम छारी ढांड की बात करें तो यह हमें गुजरात के कच्छ में देखने को मिलता है। तो ये दोनों वेटलैंड है जिनको फरवरी 2026 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया, और इन दोनों को मिलाकर अब इंडिया में रामसर साइट की संख्या हो गई है 98। आपको पता है ईरान के रामसर में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1971 में। वहीं से रामसर ट्रीटी या रामसर आर्द्रभूमि का कॉन्सेप्ट आया, और ऐसे वेटलैंड जिनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, जिनका संरक्षण किया जाना चाहिए, उन्हें रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है ताकि उसको संरक्षित किया जा सके। तो इंडिया में कितनी रामसर साइट है? अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो 98 रामसर साइट है इंडिया में, 98। 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया है? 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल, इसका आयोजन किया गया असम राज्य में। असम में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। असम में जो मिसिंग कम्युनिटी है, उनके युवाओं के द्वारा यह यूथ फेस्टिवल हर साल आयोजित किया जाता है। तो कहां का है, किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पूर्वोत्तर राज्य असम में इसका आयोजन किया जाता है। फरवरी मंथ में यह आयोजित किया गया था। 10वां एडिशन था मिसिंग यूथ फेस्टिवल का। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए सरकार के द्वारा कुल कितना व्यय प्रोजेक्ट किया गया है? तो यहां पर बजट की बात हो रही है। जो हमारे 2026-27 का बजट है, निर्मला सीतारमन जी जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इसे जारी किया था। नवी बार लगातार निर्मला सीतारमन ने भारत के आम बजट को पेश किया है। लगातार नवी बार आम बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। तो इस बार जो बजट पेश किया गया था पार्लियामेंट में, उसका जो साइज था वो 53.5 लाख करोड़ रुपए था। तो कितना व्यय प्रोजेक्ट किया गया? तो ये 53.5 लाख करोड़ रुपए का हमारा बजट था 2026-27 का। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में साल में सबसे पहले आयोजित किया जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो फरवरी 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन किया गया था। इसमें मेंस सिंगल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने अपने नाम किया। कार्लोस अल्कराज स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराया मेन सिंगल में। तो विनर हो गए कार्लोस अल्कराज और रनर अप हो गए नोवाक जोकोविच। विमेन सिंगल की बात करें तो विमेन सिंगल में विनर रही एलेना रेबाकीना जो कि कजाकिस्तान की टेनिस प्लेयर है, और इन्होंने हराया आरेना सबालेका को जो कि बेलारूस की टेनिस प्लेयर है।
तो मेन सिंगल में विनर कार्लोस अल्कराज, रनर अप नोवाक जोकोविच, विमेन सिंगल में विनर एलेना रेबाकिना और रनर अप आरेना सबालेका। समाचारों में रहा फ्यूगो वोल्केनो किस देश में स्थित है? फ्यूगो वोल्केनो देखने को मिलता है ग्वाटेमाला में, एक कैरिबियाई कंट्री है, मध्य अमेरिका में देखने को मिलती है ग्वाटेमाला। इसमें एक वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो फ्यूगो वोल्केनो। इस फ्यूगो वोल्केनो में फरवरी 2026 में एक बहुत ही भयानक विस्फोट हुआ था। इसमें से जो राख और धुआं है ना, काफी ऊपर तक वायुमंडल में गया था, तो उसके कारण यह वोल्केनो 2026 में फरवरी में सुर्खियों में रहा। फ्यूगो वोल्केनो किस देश में है? तो कैरिबियाई सी की कंट्री ग्वाटेमाला में यह स्थित है। ग्रेमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में किसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ग्रेमी अवार्ड जो कि संगीत के क्षेत्र में यूएसए में दिया जाता है, लॉस एंजलिस में अभी 68th एनुअल ग्रेमी अवार्ड का आयोजन किया गया और इसमें कैटेगरी है बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी। इसमें जो अवार्ड दिया गया वो दलाई लामा को दिया गया। तिब्बती बौद्धों के धर्मगुरु हैं दलाई लामा, जो कि हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में रहते हैं। यहां पर इन्होंने शरण ले रखी है, तो दलाई लामा को इस कैटेगरी में ग्रेमी अवार्ड दिया गया। 68th ग्रेमी अवार्ड का आयोजन किया गया था 2026 में। यूएसए में संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला, संगीत और एल्बम को दिया जाने वाला यह अवार्ड है। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य बना है गुजरात। कौन बना? गुजरात। ठीक है, आपको पता है गुजरात की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 42.5 गीगावाट है, 42.5 गीगावाट। पूरे इंडिया में जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस होती है या 2025 में प्रोड्यूस हुई, उसमें 16.5% का जो योगदान है ना अकेले गुजरात का है। तो रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा भागीदार या योगदान देने वाला राज्य पूछा जाए तो ये कौन सा हो जाएगा? गुजरात। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस महापुरुष के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो आदमपुर एयरपोर्ट ये देखने को मिलता है पंजाब में। पंजाब में आदमपुर एयरपोर्ट का नाम चेंज कर दिया गया है और अब इसे गुरु रविदास जी के नाम पर किया गया है। तो पंजाब के आदमपुर में आदमपुर एयरपोर्ट को अब किस नाम से जाना जाएगा? गुरु रविदास जी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। वर्ल्ड कैंसर डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे यह हर साल मनाया जाता है 4 फरवरी को। कैंसर के प्रति लोगों को अवेयर करने के उद्देश्य से, लोगों में अवेयरनेस लाने के उद्देश्य से वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया जाता है 4 फरवरी। इसकी थीम की बात करें 2026 में, तो 2025 से 2027 तक 3 साल के लिए इसकी थीम सेम रखी गई है, यूनाइटेड बाय यूनिक। यह थीम है वर्ल्ड कैंसर डे 2025, 26 और 27 की। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। 16वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट जारी की गई। 16वें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो रिसेंटली 16वें फाइनेंस कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सौंपी है। राष्ट्रपति ने उसे संसद के पटल पर रखवाया है। तो 16वें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष अरविंद पनगरिया, है ना, नीति आयोग के ये पूर्व सीईओ रह चुके हैं अरविंद पनगरिया, ये 16वें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष है। आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के गठन की बात करता है। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक संस्था है। हर 5 साल में या जब भी प्रेसिडेंट चाहे फाइनेंस कमीशन का प्रेसिडेंट गठन करता है और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अच्छा, फाइनेंस कमीशन करता क्या है? केंद्र और राज्य के मध्य में वित्त के बंटवारे को लेकर, जो टैक्स से पैसा आता है केंद्र के पास, तो राज्य में कितना जाना चाहिए, केंद्र के पास कितना रहना चाहिए, वित्त के बंटवारे को लेकर केंद्र सरकार को सिफारिशें देता है फाइनेंस कमीशन। 15वें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे और अब 16वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट में रखवाई है, इसे जारी किया गया है। अरविंद पनगरिया 16वें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष है। इनकी जो सिफारिशें हैं वो लागू होगी 2026 से 2031, 5 साल के लिए। ठीक है।
क्रेफोर्ड प्राइज 2026 से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? क्रेफोर्ड प्राइज, इससे सम्मानित किया गया है वीरभद्रन रामनाथन को। अगर वीरभद्रन रामनाथन की बात करें तो ये इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट है, लेकिन वर्तमान में ये यूएसए में रहते हैं। यूएसए की इनके पास सिटीजनशिप है। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा हाल ही में क्रेफोर्ड प्राइज दिया गया है। क्रेफोर्ड प्राइज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जियो साइंस का नोबेल कहलाता है, हर साल दिया जाता है। इस बार ये भारतीय मूल के साइंटिस्ट वीरभद्रन रामनाथन को दिया गया। इनका जन्म तमिलनाडु के मदुरई में हुआ है। वर्तमान में ये यूएसए की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। चर्चा में रही अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है? अनाहत सिंह ये स्क्वैश की बहुत ही फेमस खिलाड़ी है अनाहत सिंह। ठीक है, अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड की टॉप 20 रैंकिंग में, जो स्क्वैश रैंकिंग है, वर्ल्ड स्क्वैश रैंकिंग, उसमें वर्ल्ड की टॉप 20 रैंकिंग में जगह बनाने वाली सबसे कम उम्र की स्क्वैश प्लेयर बनी है अनाहत सिंह। तो इनको याद रखिएगा, स्क्वैश से संबंधित खिलाड़ी है। मणिपुर के नए सीएम कौन बने हैं? मणिपुर के नए सीएम के रूप में अपॉइंट किया गया फरवरी मंथ में वाई खेमचंद्र सिंह को। मणिपुर में आपको पता है 2025 में फरवरी में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था मणिपुर में। 6 महीने के बाद प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड किया गया और अब फाइनली फरवरी 2026 में मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल को 1 साल पूरा होने वाला था। उसके पहले ही बीजेपी ने मणिपुर के नए सीएम के रूप में अपॉइंट किया है वाई खेमचंद्र सिंह को और नई कैबिनेट का गठन किया है। आपको पता है वाई खेमचंद सिंह ये मैतेई कम्युनिटी से आते हैं मणिपुर में, तो मैतेई कम्युनिटी के ये सीएम बने हैं। 2 डिप्टी सीएम भी अपॉइंट किए गए, एक है नेमचा किपगेन कुकी कम्युनिटी से और एक है लोधी दिखो ये नागा कम्युनिटी से। तो इस तरीके से 2 डिप्टी सीएम बने और एक मैतेई कम्युनिटी के वाई खेमचंद सिंह बने सीएम मणिपुर राज्य के। ठीक है, प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? प्रो रेसलिंग लीग 2026 इसका खिताब अपने नाम किया हरियाणा थंडर्स ने। हरियाणा थंडर्स ने फाइनल में दिल्ली दंगल वॉरियर को हराकर प्रो रेसलिंग लीग का खिताब जीता है। ये यूपी में आयोजित किया गया था, नोएडा इंडोर स्टेडियम में इसका फाइनल खेला गया था और इस बार ये 5वां एडिशन है प्रो रेसलिंग लीग का। वैसे ये 2000 काफी पहले 2018 के आसपास आयोजित हुआ था और अब वापस आयोजित किया जा रहा है, तो काफी गैप हो गया, 7 साल के लगभग गैप हो चुका है इसमें। पर अब फिर से प्रो रेसलिंग लीग जो आयोजित किया गया 2026 में हरियाणा थंडर्स विनर रही और दिल्ली दंगल वॉरियर रनर अप रही है। मैबलिन न्यूयॉर्क ने भारत के लिए किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मैबलिन न्यूयॉर्क ये एक बहुत ही फेमस कॉस्मेटिक कंपनी है यूएसए की। इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर इंडिया में बनाया है कियारा आडवाणी को। फिल्म अभिनेत्री है कियारा आडवाणी। तो मैबलिन न्यूयॉर्क ने अपना भारत में नया ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी को बनाया, जो कि एक कॉस्मेटिक कंपनी, इंटरनेशनल कॉस्मेटिक कंपनी। चर्चा में रही पेन्नियार रिवर जल विवाद किन 2 देशों के बीच है? तो चर्चा में रहा पेन्नियार रिवर या नदी जल विवाद, यह देखने को मिलता है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। जो पेन्नियार रिवर है ना, ये कर्नाटका होते हुए तमिलनाडु जाती है। अब तमिलनाडु ने कर्नाटका पे आरोप लगाया है कि कर्नाटका के डैम बनाने के कारण और पानी रोकने के कारण तमिलनाडु में पानी की दिक्कत आ रही है इस नदी के पानी को लेकर, जिससे तमिलनाडु में खेती भी प्रभावित हो रही है क्योंकि कर्नाटका ने पिछले जो ट्रीटी थी दोनों राज्यों के मध्य में उसका उल्लंघन किया है। तो अभी हुआ यह है कि फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया है कि वो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद प्राधिकरण का गठन करे पेन्नियार रिवर के पानी पर। तो पेन्नियार रिवर के लिए अब अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। ये जो पेन्नियार रिवर विवाद है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में देखने को मिलता है पानी के बंटवारे को लेकर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अभी तक बोर्ड मेंबर में कभी कोई महिला नहीं पहुंची, लेकिन अब पहली बार एक महिला नियुक्त हुई है बोर्ड मेंबर के रूप में, जिनका नाम है निवेदिता दुबे। निवेदिता दुबे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आती है। ये
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बोर्ड मेंबर बनने वाली पहली महिला बनी है। इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 कहां आयोजित किया गया? पहली चीज तो ये कि खंजर युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? तो इंडिया किर्गिस्तान, सॉरी इसको सही करना है, कजाकिस्तान तो नहीं पढ़ा ना मैंने, किर्गिस्तान। तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में खंजर 13 जो खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में आयोजित की जाती है। 2026 में इसका 13वां एडिशन आयोजित किया गया भारत में असम के मिसामारी में 13 एडिशन आयोजित किया गया और मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर का। तो खंजर का 13वां एडिशन है इंडिया और किर्गिस्तान के मध्य में। एटीपी मेंस डबल रैंकिंग में टॉप 20 में प्रवेश करने वाले दूसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? एटीपी की रैंकिंग है, ये इंटरनेशनल जो टेनिस एसोसिएशन होता है उसकी रैंकिंग है। तो एटीपी मेंस डबल्स रैंकिंग में टॉप 20 में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी बने हैं, ये हैं यूकी भांबरी। यूकी भांबरी के पहले केवल रोहन बोपन्ना इंडिया के टेनिस प्लेयर रहे हैं। यही ऐसे खिलाड़ी थे जो कि एटीपी मेंस डबल रैंकिंग में टॉप 20 में पहुंचे थे पहली बार, और अब वर्ल्ड में इस रैंकिंग में पहुंचने वाले दूसरे इंडियन टेनिस प्लेयर यूकी भांबरी बने हैं। यूकी भांबरी 33 साल के हैं, नई दिल्ली से ये आते हैं। पहले इनकी रैंकिंग 22 थी, लेकिन अब इनकी रैंकिंग हो गई है 20, तो टॉप 20 में ये शामिल हुए हैं। तो कभी पूछा जाए यूकी भांबरी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है, तो इंडियन टेनिस प्लेयर। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स यह पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें त्रिपुरा राज्य ने फर्स्ट स्थान या शीर्ष राज्य के रूप में स्थान प्राप्त किया। एक्चुअल में त्रिपुरा में जो सभी 1176 पंचायतें ना, उन सभी ने अपना डेटा स्टोर करने और वेरिफिकेशन में 100% सक्सेस हासिल की है। इसीलिए पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जो कि पंचायती राज मंत्रालय का है, इसमें शीर्ष पर जो राज्य रहा 2026 के इंडेक्स में, यह त्रिपुरा है। पहली बार यह इंडेक्स 2025 में ही जारी किया गया था, 2023-24 के डेटा पर आधारित करते हुए, और अब यह 2026 में जारी किया गया है दूसरी बार। 100% इंश्योरेंस कवरेज करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? 100% इंश्योरेंस कवरेज करने वाला भारत का पहला जिला बना अलवर राजस्थान का, जिसने 100% इंश्योरेंस कवरेज रेट को हासिल किया है, राजस्थान का अलवर। जापान के इतिहास में वह फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन है जिन्होंने आम चुनाव में बहुमत हासिल कर पुनः सत्ता में वापसी की है? तो लास्ट ईयर 2025 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी सनाई तकाइची। रिसेंटली फरवरी 2026 में जापान में वहां पर आम चुनाव कंडक्ट कराए गए, और इस आम चुनाव में पुनः बहुमत से जीत के आई है सनाई तकाइची, और एक बार फिर से इन्होंने सत्ता में वापसी की है। तो ये जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर सनाई तकाइची। भारत ने ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज पहल को औपचारिक रूप से ज्वाइन किया है। ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इंडिया ने ऑफिशियली बीसीआईसी को ज्वाइन किया है, ठीक है ना। ब्रिक्स की स्थापना पहली बार की गई थी 2009 में। वैसे देखिए, जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड के पावरफुल अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी अनऑफिशियली स्थापना 2006 में हो चुकी थी, लेकिन पहली जो इसकी ऑफिशियल समिट है वो 2009 में हुई थी। तो 2009 से ही ब्रिक्स की स्थापना मानी जाती है। पहली समिट ब्रिक्स की रशिया में हुई थी 2009 में, और तब से ही ये माना जाता है कि ब्रिक्स की ऑफिशियल स्थापना 2009 में है। इसका 17th जो समिट है ना, इसको इधर कर लेना, ये 17th समिट है, रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन किया गया था लास्ट ईयर। 17वीं एनुअल समिट ब्रिक्स की 2025 में, कहां पर? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। और 18th एनुअल समिट ब्रिक्स की 2026 में इस साल आयोजित की जाएगी इंडिया में ब्रिक्स समिट, 18वीं ब्रिक्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। तो इंडिया ने पहली बार ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज को ज्वाइन किया।
है ना, जो ब्रिक्स देश है उनके मध्य में इंडस्ट्रियल बूस्ट को बढ़ावा देना इस को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है, और इसी में इंडिया भी अब ज्वाइन हुआ है। दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बनी है जिसने 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मार्केट कैप को हासिल किया है? तो दुनिया की पहली रिटेल कंपनी जो कि केवल रिटेल सेक्टर में काम करती है, अमेजन इससे पहले ये लक्ष्य हासिल कर चुकी है, पर वो पूरी तरीके से रिटेल कंपनी नहीं है, दूसरे सोर्सेस से भी वो काम करती है। तो रिटेल कंपनी जिसने 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के मार्केट कैप को पार किया है, यह है वॉलमार्ट इंक, यूएसए की कंपनी। ठीक है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने अलग एल्डरली बजट की घोषणा की है? बुजुर्गों के लिए एक अलग से बजट लाने वाला इंडिया का पहला राज्य बना है केरला। केरला ने 2026-27 के बजट में पहली बार बुजुर्गों के लिए एक अलग से बजट पेश किया। इस विशेष बजट के लिए 46,236 करोड़ रुपए आवंटित किए गए जो कि बुजुर्गों पर खर्च किए जाएंगे। तो ये एल्डरली बजट है। ठीक है। केरल के टोटल बजट का ऑलमोस्ट 19% ये केरल के बुजुर्गों के लिए आवंटित किया गया है। तो भारत का पहला राज्य जिसने एल्डरली बजट लॉन्च किया कौन सा हो गया? केरला। भारत में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने वाला पहला पोर्ट कौन सा बना? इंडिया में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने वाला पहला पोर्ट बना वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। कहां देखने को मिलता है? यह देखने को मिलता है भारत के तमिलनाडु राज्य में, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने वाला मतलब अगर कोई ड्रोन आता है तो इस ड्रोन को डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज कर सकता है, यह एंटी ड्रोन सिस्टम। इससे पोर्ट की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब इंडिया ने अपने नाम किया। इंडिया की टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को हराया, इंडिया विनर रहा, इंग्लैंड रनर अप रहा। फाइनल मैच जिम्बाब्वे के हरारे में खेला गया था। और जो अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है, 2 देशों में संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, अफ्रीका के जिम्बाब्वे और नामीबिया में। यह इंडिया का छठा अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब है। छठा अंडर 19 वर्ल्ड कप, मेंस वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है। भारत ने सेफ अंडर 19 विमेंस चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस टीम को हराकर जीता? सेफ अंडर 19 विमेंस चैंपियनशिप का खिताब इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर जीता है। ठीक है। तो फुटबॉल की प्रतियोगिता है अंडर 19 विमेंस चैंपियनशिप 2026। फाइनल मैच नेपाल के पोखरा रंगशाला स्टेडियम में खेला गया था और इंडिया विनर रहा, बांग्लादेश यहां पर रनर अप रहा। 79th संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिता है, 79th संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब सर्विसेज की टीम ने अपने नाम किया। इसने फाइनल में केरला की फुटबॉल टीम को हराया, तो विनर हो गई सर्विसेज, रनर अप हो गई केरला की टीम। फाइनल जो खेला गया था वो असम के डाकुआ खाना फुटबॉल स्टेडियम में खेला गया था। इसके पहले 78th संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब वेस्ट बंगाल ने जीता था, तब रनर अप केरला की ही टीम रही थी और इस बार भी रनर अप केरला रही, लेकिन विनर हो गई सर्विसेज। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026, इसका आयोजन जो है ना चाइना के तेंजिन शहर में किया गया था। 12वां एडिशन है एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। चाइना के तेंजिन शहर में 12वां एडिशन आयोजित किया गया। इंडिया ने टोटल 5 मेडल अपने नाम किए और 5 मेडल के साथ इंडिया मेडल टैली में 7वें स्थान पर रहा। मेडल टैली में टॉप 3 देखें तो जहां पर आयोजन किया गया चाइना मेडल टैली में पहले स्थान पर 34 मेडल के साथ, सेकंड पर कतर 4 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर, थर्ड पर रहा जापान 11 मेडल के साथ। इंडिया की रैंक 7वीं है। इंडिया ने 5 मेडल अपने नाम किए एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पार्लियामेंट में लाया गया। स्पीकर को हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो स्पीकर को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का जो प्रावधान है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 94 के सब क्लॉज सी में देखने को मिलता है। आर्टिकल 94 जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को
पद से इस्तीफा देने, उनको पद से हटाए जाने, किस कंडीशन में वो पद छोड़ सकते हैं, पद के रिक्त हो जाने की कंडीशन में क्या कंडीशन रहेगी, ये सारे प्रावधान जो है वो आर्टिकल 94 में देखने को मिलेगा, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित। इसके सब क्लॉज सी में लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, यह प्रावधान। ठीक है। थाईलैंड के पुनः प्राइम मिनिस्टर के रूप में कौन नियुक्त किए गए? थाईलैंड के एक बार फिर से पीएम बने हैं अनुतिन चारनवराकुल। थाईलैंड जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, इसके एक बार फिर से कंटिन्यू पीएम बने हैं। केरल की पहली कंप्लीटली ब्लाइंड वीमेन जज कौन बनी है? केरल में किसी हाई कोर्ट की पहली कंप्लीटली ब्लाइंड वीमेन जज बनी है थानिया नाथन सी। तो थानिया नाथन सी ये केरला की कंप्लीटली ब्लाइंड वीमेन जज नियुक्त की गई है। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024-25 के अनुसार भारत में सबसे अधिक ऊन उत्पादन किस राज्य में किया गया? तो एक रिपोर्ट आई है, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2024-25 के डेटा पर आधारित रिपोर्ट अभी आई है। इसमें बताया गया कि ऊन उत्पादन के प्रोडक्शन में इंडिया में पहले स्थान पर राजस्थान राज्य रहा है। आपको पता है इंडिया में जितना भी ऊन उत्पादन होता है ना, उसका ऑलमोस्ट आधा 47.5% ये राजस्थान राज्य उत्पादित करता है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो राजस्थान पहले पर, जम्मू कश्मीर सेकंड पर है और कर्नाटका थर्ड प्लेस पर है। दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया था? दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को बनाया था, पूर्व क्रिकेटर हैं। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, इसमें 2025 का इंडेक्स है, 2026 में आया है। इसमें इंडिया को 45 रैंक पर रखा गया। टोटल 127 कंट्रीज को यहां पर रैंक किया गया था नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में, है ना। नेटवर्क के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर है? नेटवर्क सिक्योरिटी के मामले में तो इंडिया की रैंक रखी गई है 127 देशों में 45वीं। पहले स्थान पर यूएसए रहा लगातार चौथी बार, सेकंड पर फिनलैंड, थर्ड पर रखा गया सिंगापुर। ठीक है। लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी इस इंडेक्स में 49 और अब 4 रैंक का सुधार हुआ है और इस बार हमारी रैंक हो गई 45। नेशनल विमेंस डे भारत में हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? नेशनल विमेंस डे इंडिया में मनाया जाता है 13 फरवरी को और इंटरनेशनल विमेंस डे की बात करें तो 8 मार्च को मनाया जाता है। यह नेशनल विमेंस डे है, सरोजिनी नायडू की जयंती है। भारत कोकिला के नाम से जानी जाती है सरोजिनी नायडू, इनकी जयंती 13 फरवरी को नेशनल विमेंस डे के रूप में मनाया जाता है। भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल के रूप में सरोजिनी नायडू ने काम किया। नेशनल पल्सेस आत्मनिर्भर मिशन की शुरुआत किस राज्य से की गई? नेशनल पल्सेस, उत्तर प्रदेश राज्य की, याद रखना अगर पूछ लिया जाए तो। नेशनल पल्सेस आत्मनिर्भर मिशन, इसकी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से यह शुरू किया गया। जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने नेशनल पल्सेस आत्मनिर्भर मिशन की शुरुआत की। मिलों की स्थापना की जाएगी, दाल मिलों की स्थापना की जाएगी पूरे इंडिया में। इसके तहत शुरुआत मध्य प्रदेश के सीहोर से की गई। आर्कटिक सेंट्री मिशन किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया? आर्कटिक सेंट्री मिशन को नाटो ने लॉन्च किया है। आपको पता है डेनमार्क पर जब यूएसए बोल रहा था कि हम इस पर हमला करके कंट्रोल में ले लेंगे, तो ग्रीनलैंड, सॉरी डेनमार्क नहीं, ग्रीनलैंड जो कि यूएसए में एक आइलैंड है, तो यूएसए ने अनाउंस किया था कि हम ग्रीनलैंड पर अटैक कर देंगे। अब यूएसए भी नाटो का पार्ट है और डेनमार्क भी नाटो का पार्ट है और ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंडर में, तो अब कॉन्फ्लिक्ट ना हो यूएसए के बीच में और डेनमार्क के बीच में, इसलिए नाटो ने क्या किया, एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया आर्कटिक सेंट्री। इससे यह होगा कि नाटो की सारी सेना ग्रीनलैंड पर लगी रहेगी ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसमें यूएसए की भी सेना ग्रीनलैंड पर अपॉइंट की जा सकती है, पर यह अब डायरेक्ट कब्जा होने से तो अच्छा है कि एक मिशन के तहत अमेरिकी सेना को एक्सेस दे दिया गया कि आप ग्रीनलैंड पर प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसको अपनी सेना लगा सकते हो। तो ये आर्कटिक सेंट्री मिशन है जो कि नाटो ने लॉन्च किया है। भारत की अध्यक्षता में फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग कहां आयोजित की गई?
भारत की अध्यक्षता में फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बार 18th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इंडिया में आयोजित होगा, तो उसके पहले फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हमारे जो ब्रिक्स शेरपा हैं ब्रिक्स शेरपा मीटिंग में, वो सुधाकर दलेला है, ये सेक्रेटरी है इकोनॉमिक रिलेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में। तो ये इंडिया के शेरपा है और दूसरे देशों के जो शेरपा होंगे ब्रिक्स के, उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तकें ए माटी कथा कहे और बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर किसके द्वारा लिखी गई है? ये दोनों बुक जो हैं फरवरी 2026 में लॉन्च की गई थी और इसे लिखा है विश्वभूषण हरिचंदन ने। ये छत्तीसगढ़ राज्य के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। इनकी 2 बुक रिलीज की गई, ए माटी कथा कहे और बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर। दोनों ही ओडिशा की पृष्ठभूमि पर बुक्स हैं, क्योंकि विश्वभूषण हरिचंदन ओडिशा से आते हैं। ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है लेकिन आते ओडिशा से हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसे इस आधार पर जारी किया जाता है कि किस देश के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में कितना ज्यादा करप्शन। जितना ज्यादा करप्शन वो देश इस इंडेक्स में सबसे पीछे होगा, जितना कम करप्शन वो देश इस इंडेक्स में टॉप पर होगा। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 रिपोर्ट अभी आई थी फरवरी मंथ में 2026 में। इसमें इंडिया को 91th रैंक पर रखा गया। टोटल 182 देशों को यहां पर रैंक किया गया और इंडिया को 91 रैंक पर रखा गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की संस्था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को जारी करती है। अब बात आती है कि पहले स्थान पर कौन? तो पहले स्थान पर यूरोप के देश डेनमार्क को रखा गया है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। 182 देशों में इंडिया 91 रैंक पर है। लखपति बिटिया योजना किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा शुरू की गई? तो लखपति बिटिया योजना को शुरू किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। ठीक है, जो ड्रॉप आउट रेट है स्कूलों से वो कम किया जा सके दिल्ली में, स्कूल ड्रॉप आउट रेट बालिकाओं में, उसके लिए लखपति बिटिया योजना को दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। भारत के जीडीपी और आईआईपी के लिए प्रस्तावित नया आधार वर्ष क्या है? इंडिया में जीडीपी और आईआईपी के लिए जो नया बेस ईयर है वो घोषित किया गया है 2022-23। अभी तक इनकी जो गणना है वो 2011-12 के बेस ईयर से की जा रही थी। अब किस बेस ईयर से की जाएगी? 2022-23 के बेस ईयर से। समाचार में रहे ट्रॉपिकल साइक्लोन गैजानी ने किस देश को प्रभावित किया? ट्रॉपिकल साइक्लोन गैजानी ये इंडियन ओशियन में आया था। इंडियन ओशियन में पूर्व से पश्चिम की ओर ये चला और इसने मेडागास्कर को प्रभावित किया। मेडागास्कर अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में इंडियन ओशियन में एक आइलैंड कंट्री, तो मेडागास्कर को प्रभावित किया ट्रॉपिकल साइक्लोन गैजानी ने। बांग्लादेश के 13वें पार्लियामेंट्री इलेक्शन में किस पार्टी ने 2/3 बहुमत के साथ जीत दर्ज की? तो बांग्लादेश में अभी जनरल इलेक्शन हुए थे, वहां पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे। 13वें पार्लियामेंट्री इलेक्शन है बांग्लादेश के, जिसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 2/3 बहुमत हासिल किया है। आपको पता है तारिक रहमान की पार्टी है ये, इसीलिए बांग्लादेश के पीएम कौन बने? तारिक रहमान बने। खालिदा जिया जिनका दिसंबर के लास्ट में निधन हो गया था, उनके बेटे ये। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही है 1991 में, तो उनके बेटे तारिक रहमान, इनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इन्होंने 300 सीटें बांग्लादेश की पार्लियामेंट में, 209 सीटें इनकी पार्टी ने जीती है तारिक रहमान की, और तारिक रहमान बांग्लादेश के नए पीएम बने हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को साउथ ब्लॉक से किस नए परिसर में स्थानांतरित किया गया? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो कि पहले दिल्ली में साउथ ब्लॉक में था, इसे अब सेवा तीर्थ नाम की बिल्डिंग में ट्रांसफर किया गया है। तो अब पीएमओ का जो नया पता है वो क्या है? सेवा तीर्थ। गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? गुजरात गवर्नमेंट ने गिफ्ट सिटी का नया अध्यक्ष बनाया है उदय कोटक को। उदय कोटक बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर है ना। इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि 2026 में इसी साल इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और अब उदय कोटक को गिफ्ट सिटी जो कि गुजरात में है, इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत का एकमात्र मड वॉल्केनो किस द्वीप पर स्थित है? इंडिया का एकमात्र मड वॉल्केनो अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है, और यह अंडमान निकोबार के 12 टांग आइलैंड पर स्थित है।
मड वॉल्केनो, नॉर्मल वॉल्केनो में क्या होता है कि लावा निकलता है, गैसेस निकलती है, लेकिन इस वॉल्केनो में क्या होता है कि कीचड़ निकलता है, मिट्टी निकलती, गीली मिट्टी है, कीचड़ निकलता है। मड वॉल्केनो है जो कि अंडमान निकोबार पर 12 टंग आइलैंड पर देखने को मिलता है। फरवरी 2026 में इसमें से विस्फोट हुआ था इस मड वॉल्केनो से, इसलिए यह सुर्खियों में रहा। फिडे फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा पहली बार ही फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, पहली बार 2026 में, और इसका खिताब जीता मैग्नस कार्लसन ने। यह नॉर्वे के चेस प्लेयर है मैग्नस कार्लसन। इन्होंने फाइनल में यूएसए के फेबियानो कारुआना को हराया। तो फर्स्ट एडिशन फिडे फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता। इसका आयोजन जर्मनी के विसेनहॉस नाम के शहर में किया गया था। तो जर्मनी के विसेनहॉस में पहला एडिशन है फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का। विनर मैग्नस कार्लसन किस देश से आते हैं? तो ये नॉर्वे से आते हैं। आगे आइए, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 कहां आयोजित किया गया? इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। आईजीबीसी प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा बना है? तो आईजीबीसी की बात करें तो ये इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की एक रेटिंग है, प्लेटिनम रेटिंग। इसे प्राप्त करने वाला इंडिया का पहला प्रमुख बंदरगाह बना है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। कहां पर देखने को मिलेगा? हमने इसकी बात की थी, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इसे दी गई है प्लेटिनम रेटिंग। देखिए रेटिंग जो है ना, ये आईजीबीसी मतलब इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की ग्रीन बिल्डिंग के लिए दिया जाने वाला सबसे ऊंचा सम्मान माना जाता है। तो यह पहली बार भारत के किसी बड़े बंदरगाह को दिया गया, और किसे दिया गया? वीओ चिदम्बरनार पोर्ट को। चर्चा में रहा कुमार भास्कर वर्मा सेतु किस नदी पर निर्मित है? कुमार भास्कर वर्मा सेतु यह बनाया गया है ब्रह्मपुत्र रिवर पर। ब्रह्मपुत्र रिवर पर असम में यह गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को कनेक्ट करता है। तो कुमार भास्कर वर्मा सेतु कहां पर स्थित है? असम में ब्रह्मपुत्र रिवर पर। डब्ल्यूएचओ ने किस भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित पोलियो वैक्सीन नॉपवी2 को मंजूरी दी है? तो एक पोलियो वैक्सीन है जिसका नाम है नॉपवी2। इसे डेवलप किया है एक भारतीय कंपनी ने जिसका नाम है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की पोलियो वैक्सीन नॉपवी2 को डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में मंजूरी प्रदान की। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में मेडल टेली में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है इंडिया ने। देखिए ये जो शूटिंग चैंपियनशिप है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, और इस बार ये 17वां एडिशन था जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मेडल टेली में इंडिया ने टोटल 94 मेडल अपने नाम किए। 94 मेडल के साथ इंडिया मेडल टेली में पहले स्थान पर रहा। दूसरे पर रहा कजाकिस्तान 29 मेडल के साथ, और थर्ड पर रहा उज्बेकिस्तान 25 मेडल के साथ। तो ये टॉप 3 हैं एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप या फिर एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026, आयोजन नई दिल्ली। नीति आयोग की ट्रेड वॉच रिपोर्ट के अनुसार इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में कौन से स्थान पर है? तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी फरवरी मंथ में जिसका नाम है ट्रेड वॉच रिपोर्ट। इसमें इलेक्ट्रॉनिक के एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया सेकंड नंबर पर है। चाइना के बाद हम दूसरे नंबर पर आते हैं। रिपोर्ट का नाम है ट्रेड वॉच रिपोर्ट, और रिपोर्ट किसकी है? नीति आयोग की। पीएम राहत योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कितनी राशि तक कैशलेस ट्रीटमेंट प्रदान किया जाएगा? तो रिसेंटली फरवरी मंथ में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम राहत योजना को लॉन्च किया था, जिसमें रोड एक्सीडेंट में घायल जो पीड़ित हैं उन्हें 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रीटमेंट फ्री दिया जाएगा। कितने लाख तक का? 1.5 लाख रुपए तक का। ओल्ड चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में समारोह का आयोजन किया गया। ओल्ड चिकी लिपि किस भाषा से संबंधित है? तो ओल्ड चिकी लिपि ये एक ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट है संथाली लैंग्वेज की। संथाली लैंग्वेज को लिखने के लिए जिस लिपि का यूज किया जाता है यह ओल्ड चिकी लिपि है। आपको पता है लास्ट ईयर दिसंबर 2025 में भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत के संविधान को लॉन्च किया था।
संथाली भाषा में वो जो भारत का संविधान है ना, किस लिपि में लिखा गया है? ओल्ची की लिपि में। ये एक ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट है संथाली भाषा को लिखने के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को नियुक्त किए गए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष सीए प्रसन्न कुमार डी को नियुक्त किया गया है। T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ था जो कि इंडिया ने जीता था। T20 क्रिकेट के इतिहास में उस वक्त उस टूर्नामेंट में T20 के पूरे इतिहास में अगर वर्ल्ड में कंपेयर करें तो 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, ये हैं राशिद खान। अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, राशिद खान बॉलर हैं। तो ये T20 क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट सबसे ज्यादा लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो बीबीसी यूनाइटेड किंगडम की एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है ना, ब्रॉडकास्टर है। इसने बीसीसी अवार्ड अनाउंस किए हैं 2025 के लिए। बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है 2025 के लिए, ये स्मृति मंधाना को दिया गया। काफी अलग अलग कैटेगरी है जिसमें मेन यहां पर मैं आपको बता देता हूं। वैसे इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पूछा जाता 2025 के लिए तो ये स्मृति मंधाना हो जाती। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो दिव्या देशमुख, ये चेस प्लेयर हैं। पैरा स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर की बात करें तो प्रीति पाल एथलेटिक्स से हैं। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया अंजलि भागवत को जो कि शूटर या शूटिंग की खिलाड़ी है। तो ये अदर कैटेगरी है, इनको भी याद रखना। अफ्रीकी संघ का 39th समिट कहां आयोजित किया गया है? अफ्रीकन यूनियन की 39वीं एनुअल समिट का आयोजन किया गया इथोपिया के आदिस अबाबा में। यहीं पर अफ्रीकी संघ का हेडक्वार्टर भी देखने को मिलता है। तो इथोपिया के आदिस अबाबा में 39th एनुअल समिट आयोजित की गई अफ्रीकन यूनियन की। चर्चा में रहा गलाथिया बे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? गलाथिया बे देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार आइलैंड पर। अभी सुर्खियों में क्यों है? देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है। इसका नाम है ग्रेट निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है या फिर ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। 90,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसे एनजीटी ने परमिशन दी है, हरी झंडी दी है। देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ना, उसने कहा है कि ये भारत की संप्रभुता के लिए जरूरी है, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। अब इस प्रोजेक्ट के तहत अलग अलग अंडमान निकोबार पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। तो अंडमान निकोबार का जो ग्रेट निकोबार है ना, इसके दक्षिण में एक बे देखने को मिलता है, खाड़ी देखने को मिलती है गलाथिया बे। यहां पर एक पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए गलाथिया बे सुर्खियों में था। अंडमान निकोबार आइलैंड पर ग्रेट निकोबार के दक्षिण में देखने को मिलता है गलाथिया बे। बी कॉरिडोर इनिशिएटिव किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? बी कॉरिडोर इनिशिएटिव शुरू किया गया नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके तहत जो हाईवेज है उन पर ऐसे वृक्षारोपण किए जाएंगे जो कि मधुमक्खियों को या इनकी प्रजातियों को आकर्षित करते हो। मतलब मधुमक्खियों के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए बी कॉरिडोर बनाया जाएगा नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बांग्लादेश के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली है? तो हमने इनकी बात की है। बांग्लादेश के नए पीएम बने तारिक रहमान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन दो समुद्रों को आपस में जोड़ता है? तो ईरान युद्ध के समय ईरान और इजराइल अमेरिका का जो युद्ध है उसमें ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, जिससे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई पूरे वर्ल्ड में बाधित हुई है। इंडिया भी काफी इफेक्ट हुआ इससे। आपको पता है एलपीजी में एलपीजी के लिए इंडिया को काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। इसके अलावा क्रूड ऑयल इन फ्यूचर उसमें भी हमको प्रॉब्लम हो सकता है अगर युद्ध लंबा चलता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसलिए सुर्खियों में था। अगर इसकी बात करें तो ये फारस की खाड़ी जिसे पर्शियन गल्फ कहा जाता है और गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों को कनेक्ट करता है। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान के दक्षिण में कंट्रोल किसका है इस स्ट्रेट पर? तो कंट्रोल है ईरान का। तो ईरान ने इसको बंद कर दिया है। भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाया जाएगा?
इंडिया का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल बनाया जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे असम राज्य में। मतलब एक ऐसा अंडर वाटर टनल होगा जिसमें रेलवे भी रेल के लिए भी पटरियां बिछाई जाएगी और साथ ही साथ एक ट्यूब में एक सड़क मार्ग का निर्माण भी किया जाएगा। तो रोड कम रेलवे टनल है। असम के गोहपुर से नुमालीगढ़ तक इसका निर्माण किया जा रहा है। इसकी टोटल लेंथ 33.7 किलोमीटर होगी। इसमें से नदी के नीचे का जो पाथ है वो 15.79 किलोमीटर लंबा होगा। ट्विन ट्यूब्स होगी, 2 ट्यूब्स होगी, एक में रेलवे संचालित होगी और एक में रोड या सड़क मार्ग होगा। इसकी कॉस्ट आएगी 18,662 करोड़ रुपए। तो इंडिया का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। लोसर फेस्टिवल 2026 किस राज्य में मनाया गया? लोसर फेस्टिवल 2026 मनाया गया हिमाचल प्रदेश राज्य में। वैसे आपको पता है तिब्बती जो बौद्ध समुदाय है उसके द्वारा मनाया जाता है लोसर फेस्टिवल। तो इंडिया में जहां जहां ये कम्युनिटी है वहां वहां पर मनाया जाता है। स्पेशली हिमाचल प्रदेश में भी ये देखने को मिल जाता है, लद्दाख में भी देखने को मिल जाता है। पूर्वोत्तर में आते हैं तो सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में भी ये फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। तो तिब्बती बौद्ध कम्युनिटी का न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है लोसर फेस्टिवल, है ना, याद रखना। किस राज्य ने पहली बार भारत में टाइडल फ्लडिंग को स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित किया है? तो टाइडल फ्लडिंग, इसे स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर, ये होती है ज्वारी बाढ़ जिसको बोलते हैं, ज्वार के कारण जो बाढ़ आ जाती है उसे स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर, राज्य आपदा घोषित किया है केरला स्टेट ने। आंसर है केरला। चर्चा में रहा शाहपुर कंडी डैम किस नदी पर स्थित है? शाहपुर कंडी डैम बनाया गया है रावी नदी पर, पंजाब राज्य में। पंजाब के पठानकोट में शाहपुर कंडी डैम रावी नदी पर स्थित है। ये मार्च के एंड में इसका काम इस महीने पूरा हो जाएगा और इस डैम को शुरू कर दिया जाएगा। इससे यह होगा कि रावी नदी का जो पानी है उसको हम सही यूज कर पाएंगे सिंचाई के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो यह डैम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। शाहपुर कंडी डैम रावी नदी पर पंजाब के पठानकोट में है। 206 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कैपेसिटी है शाहपुर कंडी डैम की। समाचारों में रही लेक विक्टोरिया किस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? समाचारों में रही लेक विक्टोरिया, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, उसका उद्गम भी अफ्रीका महाद्वीप की लेक विक्टोरिया लेक से होता है और विक्टोरिया झील से निकलकर नील नदी उत्तर में बहती है और फिर मेडिटेरियन सी में जाकर गिरती है। तो इंपॉर्टेंट है विक्टोरिया झील। प्रदूषण का स्तर इसमें बढ़ता जा रहा है जिसके कारण वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है कि विक्टोरिया झील को सेव किया जाना चाहिए, इसका संरक्षण किया जाना चाहिए, कंजर्वेशन किया जाना चाहिए। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। भारत किस अमेरिकन नेतृत्व वाले रणनीतिक गठबंधन में शामिल हुआ है जिसका उद्देश्य एआई, सेमीकंडक्टर और इंपॉर्टेंट मिनरल्स की आपूर्ति श्रृंखला को सुनिश्चित करना है? तो इंडिया ने 2026 में अमेरिका जिसको लीड कर रहा है एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, एक ऐसे अलायंस को ज्वाइन किया है, इसका नाम है पैक्स सिलिका। इसका उद्देश्य है कि पूरे वर्ल्ड में एआई, सेमीकंडक्टर और इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स है उनकी एक सप्लाई चेन को बनाया जा सके और उसको सिक्योर किया जा सके। तो पैक्स सिलिका अमेरिका ने बनाया है इसे और इसका इंडिया मेंबर बना है। महाराष्ट्र की फर्स्ट विमेन डिप्टी सीएम कौन नियुक्त की गई? महाराष्ट्र की फर्स्ट विमेन डिप्टी सीएम बनी है सुनेत्रा पवार। अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनाया गया। यह महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनने वाली पहली महिला है। 20 फरवरी 1987 को किन 2 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो 20 फरवरी को 2 राज्य अपना फाउंडेशन डे मनाते हैं पूर्वोत्तर के, एक है मिजोरम और एक है अरुणाचल प्रदेश राज्य। इन दोनों ही राज्यों को 20 फरवरी 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इनमें से अगर हम मिजोरम की बात करें तो मिजोरम 53 अमेंडमेंट एक्ट 1986 के तहत 23वां राज्य बना था भारत का और वहीं पर
अरुणाचल प्रदेश 55वें अमेंडमेंट एक्ट 1986 के तहत भारत का 24वां राज्य बना था। ठीक है, तो ये दो राज्य अपना फाउंडेशन डे मनाते हैं 20 फरवरी को, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य। द सेज हु री इमेजिन हिंदुइज्म द लाइफ लेसन एंड लिगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है शशि थरूर को। कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, बहुत ही फेमस एक ऑथर भी हैं, बुक्स लिखते हैं। तो इन्होंने 19वीं सदी के महान समाज सुधारक श्री नारायण गुरु के जीवन पर, उनके योगदान पर, हिंदुत्व के लिए उनका जो योगदान है, इसके लिए इन पर बेस्ड एक बुक लिखी है शशि थरूर ने, द सेज हु री इमेजिन हिंदुइज्म द लाइफ लेसन एंड लिगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु। इस बुक को फरवरी 2025 में लॉन्च किया गया था। खजुराहो डांस फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? खजुराहो नृत्य समारोह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में आयोजित किया जाता है। खजुराहो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था खजुराहो को। तो यहीं पर खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया जाता है हर साल। 7 दिन का ये नृत्य समारोह होता है, 7 दिन चलता है। 20 फरवरी से 27 फरवरी के आसपास इसका आयोजन किया जाता है, 7 दिन तक। इस बार इसका 52वां एडिशन आयोजित किया गया फरवरी 2026 में, खजुराहो नृत्य समारोह। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड का शुभारंभ किस राज्य से किया गया है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड का शुभारंभ किया गया भारत के असम राज्य से। देखिए, पहले जो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है फेज 1, ये 2023 में लॉन्च किया गया था गृह मंत्रालय के द्वारा। इसके तहत जो भारत के बॉर्डर एरिया है, वहां पर जो गांव हैं हमारे सीमावर्ती, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, यह उद्देश्य है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का, ताकि वहां के जो लोग हैं माइग्रेट करके दूसरी जगह पर ना जाएं और ग्रामीण जो सीमावर्ती गांव हैं उनको डेवलप किया जाए, जिससे जो सीमा पार के थ्रेट होते हैं उनसे हम बच पाएंगे। हमारे गांव जब बसे हुए होंगे तो वहां पर हमारे लोग भी रहेंगे और हमारी सिक्योरिटी भी काम कर पाएगी। तो इसीलिए लोग गांव छोड़ के माइग्रेट करके ना जाएं, तो सीमावर्ती गांव में डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का फेज 1 आया था 2023 में। इसे शुरुआत में जब पहला फेज आया था तो चाइना से लगी हुई जो सीमाएं हैं, जो राज्य हैं, उनके सीमावर्ती गांवों पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया गया। अब इसका वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सेकेंड लाया गया है, सेकेंड फेज। बाकी जितनी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा है अदर देशों से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, म्यांमार से, अब इन सीमावर्ती गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा सेकेंड फेज में। कुल 15 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी, मतलब 17 क्षेत्र को कवर किया जाएगा और इनके 1954 गांवों को विकसित किया जाएगा। इसका बजट है 6,839 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल ईयर 2028-29 तक के लिए यह लागू की गई है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने अपना 23वां फाउंडेशन डे मनाया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यह स्थापित किया गया था 2004 में। पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग कंबाइंड थे, 1992 में दोनों स्थापित हुए थे, लेकिन पहले दोनों एक ही बॉडी थी। लेकिन आगे चलकर 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के माध्यम से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को अलग कर दिया गया और इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो इसकी सेपरेट स्थापना हुई 19 फरवरी 2004 को। इसलिए 19 फरवरी को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तब से यह हर साल मनाया जा रहा है। इस बार ये 23वां फाउंडेशन डे है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का। वज्र प्रहार एक्सरसाइज का 16वां एडिशन कहां आयोजित किया जा रहा है? वज्र प्रहार एक्सरसाइज का 16वां एडिशन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया जा रहा है। ये लास्ट मंथ एंड में शुरू हुई थी, फरवरी मंथ के, और ये 15 मार्च तक चलेगी। तो ये अभी चल रही है। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में 16वां एडिशन आयोजित किया जा रहा है वज्र प्रहार एक्सरसाइज का। अब बात आती है कि किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। तो यह मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के मध्य में आयोजित की जाती है। इस बार इसका 16वां एडिशन इंडिया में हो रहा है, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में।
विंटर ओलंपिक 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? विंटर ओलंपिक 2026 की मेडल टैली में पहले नंबर पर रहा है नॉर्वे। आपको पता है इस बार जो विंटर ओलंपिक है 2026 का इटली के दो शहरों में आयोजित किया गया था, मिलानो और कॉर्टिना। और यहां पर विंटर ओलंपिक में नॉर्वे ने 41 मेडल अपने नाम किए और 41 मेडल के साथ मेडल टैली में नॉर्वे पहले स्थान पर। सेकंड पर यूएसए रहा 33 मेडल के साथ और थर्ड पर नीदरलैंड रहा 20 मेडल के साथ। इंडिया ने कोई भी मेडल नहीं जीता, इसलिए मेडल टैली में इंडिया की रैंक नहीं है। तो पहले नंबर पर कौन? नॉर्वे। विंटर ओलंपिक 2026 आयोजन इटली के दो शहरों में, मिलानो और कॉर्टिना में। बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म ने जीता है? तो बाफ्टा अवार्ड की बात करें तो ब्रिटिश एकेडमिक फिल्म अवार्ड के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। ब्रिटेन में फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में दिए जाने वाले अवार्ड हैं। इस बार इसका 79th एडिशन आयोजित किया गया था 2026 में यूनाइटेड किंगडम में। और यहां पर बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में जो अवार्ड है वो भारतीय फिल्म ने जीता है, जिसका नाम है बुंग। तो बुंग फिल्म को यह अवार्ड दिया गया। इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज है, बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में बाफ्टा अवार्ड दिया गया, वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन है इसी मूवी के डायरेक्टर। और बेस्ट लीडिंग एक्टर का अवार्ड रॉबर्ट आरामायो को दिया गया आई सैर नाम की मूवी के लिए। तो हमारे लिए इंडियन मूवी ने जो अवार्ड जीता है वो इंपॉर्टेंट है। तो बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी का अवार्ड बुंग मूवी को दिया गया। विंटर स्टॉर्म हर्नांडो किस महासागर के तटीय क्षेत्र में सक्रिय है? तो हर्नांडो जो कि एक या हर्नाडो के नाम से इसे पुकारा जाता है, विंटर स्टॉर्म है हर्नाडो। ये आया था उत्तरी अटलांटिक महासागर में और इसने विंटर स्टॉर्म है, इसने यूएसए के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है उसको प्रभावित किया था। यूएसए के पूर्वी तटों पर बर्फीला तूफान आया था, एक विंटर स्टॉर्म आया था हर्नाडो, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पश्चिम में। और यूएसए से देखें तो यूएसए के पूर्वी तटों पर यह टकराया था, जहां पर यह विंटर स्टॉर्म बर्फीला तूफान था। वन जीवी दीदी इनिशिएटिव किस टाइगर रिजर्व द्वारा महिलाओं को वन संरक्षण में शामिल करने हेतु शुरू की गई है? तो वन जीवी दीदी इनिशिएटिव, इसकी शुरुआत की है पलामू टाइगर रिजर्व ने और यह टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है भारत के झारखंड राज्य में। तो वन जीवी इनिशिएटिव या वन जीवी दीदी इनिशिएटिव पलामू टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया। झारखंड में आता है पलामू टाइगर रिजर्व। इसमें देखिए किया क्या गया है कि 17 सिलेक्टेड विलेजेस में हर गांव से 18 जो एजुकेट वीमेन है उनको वन जीवी दीदी के रूप में चुना गया। ये जो वन जीवी दीदी है ये वन रक्षक के रूप में काम करेगी। अगर जंगल क्षेत्र की, वन क्षेत्र की, टाइगर रिजर्व की निगरानी करेगी। अगर वहां पर कोई भी अवैध काम हो रहा है या फिर अवैध शिकार हो रहा है तो उनकी निगरानी करेगी और उन पर सुरक्षा के लिए काम करेगी और इंफॉर्मेशन आगे जो विभाग है उसको सर्कुलेट करेगी। तो इनको हर महीने 3,000 रुपए पर मंथ का इंसेंटिव भी दिया जाएगा। तो झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व में महिलाओं को वन संरक्षण में शामिल करने के लिए वन जीवी दीदी इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में यूनेस्को अवार्ड दिया गया है? तो एक गिरजाघर है ये, आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल, इसे यूनेस्को अवार्ड दिया गया और यह गिरजाघर देखने को मिलता है महाराष्ट्र राज्य में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में, वसई में यह देखने को मिलता है। 2025 का के लिए यूनेस्को का एक अवार्ड इस गिरजाघर को दिया गया है, यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन कैटेगरी अवार्ड। इसमें इसे मेरिट कैटेगरी का अवार्ड दिया गया है। वैसे अलग अलग कैटेगरी होती है इसमें भी, लेकिन इसमें मेरिट कैटेगरी का अवार्ड दिया गया है महाराष्ट्र के आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र का गिरजाघर है जो कि अपने कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है। राष्ट्रपति भवन में एडविन लुटियंस की प्रतिमा की जगह किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो फरवरी मंथ में राष्ट्रपति भवन में एडविन लुटियंस
जो कि एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, इनकी प्रतिमा को हटाया गया है और जिनकी प्रतिमा लगाई गई है इनके स्थान पर यह है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी भारत के स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल यही थे 1950 तक, सी राजगोपालाचारी। तो इनकी प्रतिमा लगाई गई है, राजा जी के नाम से सी राजगोपालाचारी को जाना जाता है। 1954 में जब पहला भारत रत्न दिया गया था तो 3 लोगों को मिला था, उनमें से एक सी राजगोपालाचारी भी थे। तो इनकी प्रतिमा लगाई गई है राष्ट्रपति भवन में एडविन लुटियंस की प्रतिमा को रिप्लेस करके। आपको पता है जो पुरानी दिल्ली है उसको बसाने का श्रेय या फिर जो उसके वास्तुकार है वो एडविन लुटियंस माने जाते, इसीलिए पुरानी दिल्ली को लुटियंस दिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो इनकी प्रतिमा को हटाया गया, ब्रिटिश आर्किटेक्ट, और इनके स्थान पर सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा लगाई गई। नीदरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? नीदरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए रॉब जेटन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर द्वारा जारी भारत की पहली आतंकवाद विरोधी नीति का नाम क्या है? तो यूनियन होम मिनिस्टर ने भारत की पहली आतंकवाद विरोधी नीति को जारी किया है और इसका नाम रखा गया है प्रहार। ठीक है। विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट सभी फॉर्मेट मिलाकर सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बनी है वर्ल्ड की हरमनप्रीत कौर। इंडियन विमेन क्रिकेट टीम जो है हमारी, इसकी कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने 356 मैच कंप्लीट कर लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में। इन्होंने सूजी बैट्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया है जो कि न्यूजीलैंड की है, और इन्होंने इनके करियर में 355 मैच खेले, तो इनके रिकॉर्ड को ब्रेक किया है हरमनप्रीत कौर ने। तो ये इंडियन जो विमेन क्रिकेट टीम है उनकी कैप्टन है। अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन पुस्तक के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत के फॉर्मर पीएम रह चुके हैं, उनके जीवन पर एक बुक फरवरी 2026 में रिलीज की गई थी, लॉन्च की गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन। इस बुक को लिखा है विजय गोयल ने, विजय गोयल की लिखित बुक है। धर्म गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? धर्म गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन इंडिया और जापान के मध्य में किया जाता है। 2026 में इसका 7वां एडिशन आयोजित किया गया उत्तराखंड के क्रॉस रोड नाम की जगह पर। तो उत्तराखंड में धर्म गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज के 7वें एडिशन का आयोजन किया गया। इंडिया और जापान की मिलिट्री के मध्य में इसका आयोजन किया जाता है और इसको शुरू किया गया था 2018 में। नॉर्मली हर साल आयोजित की जाती है, लेकिन कोविड के कारण कुछ समय इसका आयोजन नहीं किया गया था। तो इस बार ये 7वां एडिशन आयोजित किया गया उत्तराखंड में। नीति आयोग की अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नीति आयोग की अंतरिम सीईओ बनी है निधि छिब्बर। अभी तक नीति आयोग के सीईओ के पद पर BVR सुब्रमण्यम थे, लेकिन इन्होंने इनका पद से इनकी सेवानिवृत्ति हो गई है, तो अब निधि छिब्बर को अंतरिम सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है नीति आयोग के सीईओ के रूप में। इनके पहले सीईओ कौन थे? BVR सुब्रमण्यम। यूनाइटेड नेशन द्वारा ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी के रूप में किसे नामित किया गया? ये एक एम्बेसडर के रूप में है ना, रोड एक्सीडेंट के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक एम्बेसडर है, ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में यूनाइटेड नेशन के ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी। ये चुने गए हैं सचिन तेंदुलकर, हमारे एक्स क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। तो अब ये जो यूनाइटेड नेशन के रोड सेफ्टी कैंपेन है उसके लिए जागरूकता फैलाएंगे, रोड सेफ्टी के लिए जागरूकता फैलाते हुए दिखाई देंगे सचिन तेंदुलकर, इसके एम्बेसडर बने हैं, या फिर ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी के रूप में नामित किया गया है सचिन तेंदुलकर को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किस देश की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम बने हैं? तो आपको पता होना चाहिए इजराइल की पार्लियामेंट कहलाती है नेसेट। इसे संबोधित करने वाले पहले इंडियन पीएम बने हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है। किस राज्य की पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के मामलों में म्यूल बैंक खातों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया है? तो साइबर जो क्राइम होते हैं ना, उनके मामलों में म्यूल बैंक अकाउंट, ऐसे बैंक अकाउंट जिन्हें किराए के बैंक अकाउंट भी कहा जाता है। क्या होता है? कोई गरीब वर्ग का व्यक्ति है, क्या होता है, जैसे जो साइबर अपराधी होते हैं, साइबर क्रिमिनल होते हैं, वो ऑनलाइन ठगी करते हैं।
अब वो पैसा किसी बैंक अकाउंट में तो डलवाएंगे, खुद के अकाउंट में डलवाएंगे तो पकड़ा जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, किसी गरीब को या कोई कम पढ़ा लिखा है ऐसे व्यक्ति को, या जिसको पैसे का लालच है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ते हैं, उनका बैंक अकाउंट किराए पे ले लेते हैं कि भाई हमको बैंक अकाउंट तुम्हारा दे दो, हम उसमें पैसे डलाएंगे, तुमको तुम्हारा कट दे देंगे या तुमको पैसा दे देंगे, जो भी एक अमाउंट डिसाइड होता है। तो ऐसे केस में ये जो अकाउंट है ना, ये म्यूल बैंक अकाउंट कहलाते हैं। इन्हीं में नॉर्मली जो साइबर क्राइम की रकम होती है वो गिरती। तो इसे खत्म करेंगे तो साइबर क्राइम की जो चेन है ना वो खत्म की जा सकती है। इसीलिए ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया है तेलंगाना राज्य की पुलिस ने, तेलंगाना पुलिस ने। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजन कहां किया गया? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में, और इस बार इस समिट का यह 25वां एडिशन था। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत की फर्स्ट नेट जीरो पंचायत के रूप में किस ग्राम पंचायत को मान्यता मिली है? इंडिया की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में मान्यता मिली है बेल ग्राम पंचायत को, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में देखने को मिलती है बेल ग्राम पंचायत, जिसे नेट जीरो पंचायत घोषित किया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में मेडल टैली में पहले स्थान किसने प्राप्त किया? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2 यूनियन टेरिटरी में संयुक्त रूप से आयोजित किया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब मेडल टैली में पहले स्थान पर रही है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने टोटल 23 मेडल अपने नाम किए और 23 मेडल के साथ मेडल टैली में पहले स्थान पर। सेकंड पर हिमाचल प्रदेश राज्य रहा 14 मेडल के साथ, और थर्ड पर हरियाणा राज्य रहा 7 मेडल के साथ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में मेडल टैली में पहले स्थान पर इंडियन आर्मी की टीम रही है। नेशनल साइंस डे 2026 की थीम क्या है? पहली चीज तो नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है ना। सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी इस दिन, तो 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है इंडिया में। 2026 में विमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत, यह थीम रखी गई है नेशनल साइंस डे की। 28 फरवरी को यह डे मनाया जाता है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरफोर्स स्टेशन से स्वदेशी रूप से निर्मित कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी है? तो एक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी है भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से। इस प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने वाली भारत की पहली प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू जी। और किस एयरफोर्स स्टेशन से यह उड़ान कंडक्ट की गई? तो जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पर को पायलट के रूप में उड़ान भरी थी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। लास्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इजराइल की संसद द्वारा कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया? तो जब भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने नेसेट को संबोधित किया था, अभी हमने क्वेश्चन देखा, तो भारत के पीएम को वहां की पार्लियामेंट ने पहली बार एक अवार्ड उन्होंने जारी किया है, और जो भारत के पीएम को दिया गया स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, ये इसी साल शुरू किया है इजराइल की पार्लियामेंट ने, और इससे पाने वाले पहले व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में कौन हो गए? भारत के पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है ना। तो यह है स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। इजी। तो यहां पर फरवरी 2026 के टॉप 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमने रिवाइज कर लिए, एक एक क्वेश्चन को समझा, एग्जाम ओरिएंटेड से सारे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वैसे डेली करंट अफेयर में आपको सभी याद होंगे, पर यहां पर हमारा सेशन रिवाइज हो जाता है। आपको 100 आवर जीएस कोर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इसे ज्वाइन कीजिए। जीएस के जितने भी टॉपिक है वो आपके बहुत ही इजी ट्रिक और कॉन्सेप्ट से 100 आवर जीएस के कोर्स में तैयार हो जाएंगे। ओके, तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के सेशन की पीडीएफ की लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप उसे भी ज्वाइन कीजिए। हम फिर मुलाकात करेंगे किसी और नए सेशन में, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।